बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना पाकिस्तान में फैलने लगा है। मजीद 33 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तादाद 803 हो गई है। 1430 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। मुतासरीन की तादाद 37,218 तक पहुंच चुकी है। सिंध में 14,099, पंजाब में 13,914, बलोचिस्तान में 2,310 और खैबर पख्तूनख्वा में 5,423 अफराद मुतासर हुए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। कोरोना पाकिस्तान में फैलने लगा है। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 33 अफराद की जिंदगियां निकल गया। तादाद 803 हो गई। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 37,218 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नए अदादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि 24 घंटों में 1,430 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 26,260 हो गई। 460 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर 10,155 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के 14,099 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में तादाद 13,914 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 5,423 और बलूचिस्तान में 2,310 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 866, गिलगित बल्तिस्तान में 501, आजाद कश्मीर में तादाद 105 तक जा पहुंची। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मौसर दवा दरियाफ्त कर ली गई है। अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनी ने दवा बनाई। चंद हफ्तों में ये दवा पाकिस्तान में तैयार होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से ये दवा 127 ममालिक को एक्सपोर्ट भी की जा सकेगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि दुनिया में 5 कंपनीज को लाइसेंस दिया गया है जो ये दवा बना सकेंगी। दवा का नाम भी उनकी जानिब से बताया गया जो कि इंजेक्शन की सूरत में दस्तयाब होगी। एक दवाई बनी है एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अमेरिका से जिसका ताल्लुक है, जिलियड के नाम से। उन्होंने ये दवाई बनाई और इसको तजर्बाती तौर पे इस्तेमाल किया गया और इसके इस्तेमाल की वजह से पता ये लगा कि ये खासी मौसर दवा है। जिलियड ने पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनीज को ये लाइसेंस दिया है, जिसके तहत इस दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी और इसके अलावा 4 दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होंगी। तो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनके लिए तो ये दस्तयाब होगी, ये एक टीके की सूरत में है ये दवाई और इसका नाम है रेमडेसिविर। इसकी पाकिस्तान में फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान करेगी, उसके बाद तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के दौरान इसकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। न सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान में लोगों के लिए दस्तयाब होगी बल्कि यहाँ से तकरीबन 127 ममालिक में इसको एक्स किया जा सकेगा। वजीर आजम इमरान खान आज कौम को कोरोना सूरत हाल से आगाह करेंगे। वजीर आजम कोरोना सूरत हाल पर इजलास के बाद इज़हार ख्याल करेंगे, जबकि वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास आज होगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएम की ज़ेर सदारत जो है कि अहम इजलास हो रहा है कोरोना के हवाले से, जिसमें अब तक की जो लेटेस्ट सूरत हाल है उस पर मुशावरत होगी। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में लॉकडाउन में नरमी से पहले और बाद की सूरत हाल का तकाबली जायजा पेश किया जाएगा। इजलास में महकमा सेहत, एनडीएमए हुकाम और दीगर जो है वो शरीक होंगे। वफाकी बुजुर्ग मामले खुसूसी मुशीर जो है इसमें शरीक होंगे और इस इजलास के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इस सूरत हाल पर जो है वो कौम से ज़ाहिर ख्याल भी करेंगे और इसके बाद जो है वो तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो आज अपडेट देंगे, जिस तरह के वो पहले दे रहे हैं। कोरोना के हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म का जो खिताब है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और इस तरह के दीगर जो मामलात हैं उस पर भी जो है तफसीली जो है वो पॉलिसी गाइडलाइन दी जाएंगी और उसको खोलने के हवाले से और आगे की जो मुशावरत है, क्योंकि ईद आ रही है, उस हवाले से भी तमाम तर जो चीजें हैं वो बात जी बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर सखर राना आदिल भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कमिश्नर शफीक महसर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राना आदिल का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। राना आदिल का मामूल का टेस्ट कराया गया था। कोरोना से मुतल्लिक कोई अलामत जाहिर नहीं हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर के कल मजीद टेस्ट भी करवाए जाएंगे। आपको बताएं कि राना आदिल की फैमिली और दीगर जिले अफसरान के भी कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में हिफाजती सामान की किल्लत है। एमडी ने महकमा सेहत को मरासला अरसाल कर दिया है। मरासले में हिफाजती सामान की किल्लत की निशानदही और फौरी तौर पर सामान की फराहमी का मुतालबा किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में एमडी है, उन्होंने हिफाजती सामान के लिए महकमा सेहत को मरासला तैयार कर दिया है और मरासला महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को अर्साल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में तिब्बी अमले को जाती हिफाजती सामान की किल्लत है और अस्पताल की तिब्बी अमले की हिफाजत जो है वह अवलीन तरजीह है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत के पास तिब्बी अमले के लिए जाती हिफाजती सामान का स्टॉक वाफिर मकदार में मौजूद है। तो वो जो कोरोना वायरस है, अस्पताल के तिब्बी अमले के 77 एहलकार जो है वो भी मुतासिर हुए, जिस पर गायनी वार्ड भी बंद किया गया है। तो अस्पताल को हंगामी बुनियादों पर जाती हिफाजती सामान जो है वो मुहैया किया जाए और साथ साथ में मजमूई तौर पर जाती हिफाजती सामान की फौरी तौर पर सामान की फराहमी का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भटिया में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों की तजलील जारी है। सौदा सल्फ लेने के लिए निकलने वाले शहरियों को चौक में मुर्गा बनाया गया। शहरियों ने वज़ीर आज़म से एक्शन लेने का मुतालबा भी कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पिंडी भटिया में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों की तजलील की जा रही है। सौदा सल्फ लेने के लिए निकलने वाले शहरियों को चौक में मुर्गा बनाया गया है। बहावल नगर में असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी के हुक्म पर गरीब मेहनतकश नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बताएं कि गुब्बारे बेचने वाले गरीब मेहनतकश नौजवान को नामालूम वजह पर बेईमाना तशद्दुद का ये निशाना बनाया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद फैसल से। जी मोहम्मद फैसल, बताइएगा ये क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहावलनगर का असिस्टेंट कमिश्नर है जिसने अपनी ही अदालत लगा ली है। फरुखाबाद का इलाका है जहाँ पर जो गरीब मेहनत का जो है मोटरसाइकिल से सवार जा रहा था और पीछे से एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने जो है मोटरसाइकिल सवार को जो टक्कर मारी, जहां पर तलक कलामी हुई। तलक कलामी होने पर जो है लेडी डॉक्टर ने जो असिस्टेंट कमिश्नर को जो है फौरी कॉल की है और जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो तकरीबन विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो मौके पर पहुंचे और वहां पर जो लड़का जो था उसको जो है वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाया जब उस वक्त जो है इलाका मकीन जो है वो काफी तादाद में वहां पर जमा हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसने और जो उसके साथ जो लोग जी मोहम्मद फैसल, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम। उस अली की शहादत का दिन जो सबसे पहले ईमान लाया, जो शेर खुदा है, जो फाते खैबर है, जो दामादे रसूल है, बीबी फातिमा ज़हरा के सर का ताज है और हसनैन अलैहिस्सलाम का बाबा है। आज शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम है, उस अली की शहादत जिसे नफ्से रसूल कहा गया, जिसका नाम 1400 साल गुजरने के बाद भी मोमिन और मुनाफिक की पहचान के लिए मीज़ान है कि ये तरीके असहाबे रसूल था। 19 रमजानुल मुबारक को नमाज फज्र के वक्त एक खारजी इब्ने मुलजिम ने आपके सर पर हालत सजदा में ज़र्ब लगाई, जिस पर बेसाख्ता आपके लबों से निकला, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आप 21 रमजानुल मुबारक की शब फज्र के वक्त अपने खालिक हकीकी से जा मिले और यूं आफताबे विलायत दुनिया से पर्दा कर गया। कौमी असेंबली में रुकन असेंबली मुनीर औरकज़ई के दौरान इजलास तबीयत खराब हो गई। मुनीर औरकज़ई की तबीयत ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से खराब हुई। मुनीर औरकज़ई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सेहत अब बेहतर बताई जा रही है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा। बिल्कुल, देखिए मुनीर औरकज़ई कौमी असेंबली के इजलास में मौजूद थे और इस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब व्हील चेयर पर उनको पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुनीर औरकज़ई से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो तबीयत बेहतर महसूस कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। मुनीर औरकज़ई को जब एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था तो वो खुद व्हील चेयर से उठकर एम्बुलेंस में गए, उनका हौसला बुलंद थे और उनका कहना था कि उनकी तबीयत बेहतर है, बाकी भी जल्द बेहतर हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया।
कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि बहरान पर मौका था कि हुकूमत और इत्तेहाद का मुजाहरा करती। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत का क्या प्लान है? जो अपोजिशन को गालियां देते हैं उन्हें ओहदे मिल जाते हैं। असेंबली के एजेंडे के कागज के अलावा यहाँ कुछ मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म अना के कोहे पैमा पर बैठे हैं, ना तजुर्बाकार हैं। हमने हुकूमत की मिन्नतें की कि इस ऐवान के अंदर हमें बताया जाए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है। मेरे भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बार बार पूछा कि कोई एक सफा बता दें। जनाब चेयरमैन, क्या इस ऐवान का ये इस्तेकाक नहीं था कि यहाँ पर बहस शुरू होने से पहले हमारे सामने डेस्क के ऊपर हुकूमत की हिकमत अमली की कापी होती, हुकूमत की कारकर्दगी जो इस हवाले से उसकी कापी होती, ताकि हम उसको पढ़ते, उसके ऊपर बहस करते, उसके ऊपर अपनी राय देते। लेकिन आपकी मेहरबानी के ये जो असेंबली का एजेंडा है, इसके कागज के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं अपने शाहिद भाई के साथ यही कहना चाहूंगा कि इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? क्या कोई मौशी पॉलिसी है? क्या कोई सनती पॉलिसी है? क्या कोई ज़रई पॉलिसी है? क्या कोई खारजा पॉलिसी है? क्या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। रुकने कौमी असेंबली गुलाम सरवर खान का कहना है कि नैब को एहतसाब करना चाहिए, बिला तफरीक करना चाहिए। अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है तो हुकूमत का भी होना चाहिए। जिसने गाजरें खाई हैं उसके पेट में दर्द जरूर होगा। गुलाम सरवर खान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए। जिन्ना खादियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़, जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए। जरूर एहतसाब जिन्ना तीन दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दी इंजॉय कीतियां, दो हाथां नाल इस मुल्क नूं लुटिया, इस गरीब कौम दा खून चूसिया, उन्हां दा भी एहतसाब होना चाहिए। यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको तकलीफ किस बात की है? किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। चोरों, हालात को फेस करो, हालात का मुकाबला करो। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, इस गरीब को सरवर खान साहब, आप साथ देना करें जी। कोरोना सूरत हाल पर सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाए या नहीं, हुकूमती नुमाइंदगान ने मुतहदा अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर मुशावरत शुरू कर दी है। स्पीकर सिंध असम्बली ने इंतजामिया को SOP बनाने की हदायत भी कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजाद नूरियो से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा और लॉकडाउन की सूरत का मामला सिंध असम्बली में लाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से सिंध असम्बली में जो मुतहदा अपोजिशन है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQ पाकिस्तान और GDA की जानिब से जो सिंध असम्बली में रिकॉर्डेशन जमा कराई गई है, उस रिकॉर्डेशन पर सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर गौर शुरू कर दिया है और उस हवाले से सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान की मुशावरत जो है वो भी जारी है कि सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाए या ना जाए। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने यह तय किया है कि अगर सिंध असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाया जाए तो उसकी एजेंडा जो है वो एक नुक्ते पर मुश्तमिल होगी, जिसमें कोरोना वबाई सूरत हाल, लॉकडाउन और एहतियाती सूरत हाल, इस हवाले से गौर किया जाएगा। जो पार्लियामेंट लीडरान हैं वो इस मामले पर सिंध असम्बली में बहस करेंगे और दीगर जो अरकान जो बोलना चाहते हैं वो भी इस हवाले से अपने नाम जो है पार्लियामेंट लीडर की मार्फत स्पीकर के पास और सेक्रेटरी के पास जमा करेंगे। इस हवाले से सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने असम्बली इंतजामिया को फौरी तौर पर SOP बनाने के भी अहकाम जारी कर दिए ताकि SOP बनाई जाए, ताकि जो कोरोना वबा सूरत हाल है इस हवाले से एहतियाती तदाबीर जो वो भी लाजमी होनी चाहिए। इस हवाले से इस वक्त तक मुशावरती अमल जारी है। इस हवाले से सिंध हुकूमत का जो नुमाइंदा है, ख़ास तौर पर जो पार्लियामानी वज़ीर मुकेश कुमार चावला, उसका ये कहना है कि हतमी तौर पर यह फैसला नहीं किया गया, लेकिन जो मुतहदा अपोजिशन की रिकॉर्डेशन है उस पर गौर किया जा रहा है। उस पर हतमी जो है शिकल देकर बाज़ाब्ता तौर पर जो है शेड्यूल स्पीकर की जानब से जारी किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है इस पर मुशावरत जो है वो जारी है।
कराची समेत सिंध भर में हुकूमत की जानिब से दोपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी है, जबकि शहर की मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं, आपको कराची की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। दुकानें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से आज कराची समेत सूबे भर में जो है वो लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है वो तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ शहर में आज मुलतवी रहेंगी। जुम्मा हफ्ता इतवार वैसे ही कारोबारी सरगर्मियों को जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से मुअत्तल रखने का ऐलान किया गया है, लेकिन आज जिन दुकानों को कारोबार को इस्तिस्ना हासिल होता है लॉकडाउन में, जिसमें करियाना है, मेडिकल स्टोर है, दूध की दुकान है और ज़रूरी अशिया की जो ख़रीदारी करने के लिए दुकानें हैं, वो सब आज दुकानें जो है वो दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगी। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही इस हवाले से ऐलान कर दिया था कि तमाम तर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो आज शहर में बंद रहेंगी। तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ इस वक्त बंद हैं। शहरियों को जो है वो आज घरों में रहने की हिदायत की गई है हुकूमत की जानिब से कि दोपहर 3 बजे तक शहरी बिला ज़रूरत जो है वो घर से ना निकलें। इसके अलावा जो तमाम तर एक्टिविटी थी वो आज मुअत्तल रहेगी और जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि दोपहर 3 बजे के बाद शाम 6 बजे तक जो है वो करियाना, मेडिकल स्टोर और दूध और जो सब्ज़ी वगैरह की दुकानें उनको खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन आज सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक तमाम तर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो आज सिंध हुकूमत के अहकामात पर बंद रहेंगी। कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम तर असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि जो शहर के तमाम तर मार्केट्स और दुकानें हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए और किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मी को इजाज़त ना दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। कराची समेत सिंध भर में हुकूमत की जानिब से दोपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी है, जबकि शहर की मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, 3 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन या सख्त लॉकडाउन के लिए जो इकामत दिए गए थे उसके मुनासबत से आज उसका पहला रोज़ है और जुम्मा भी है। गुज़िश्ता कई जुम्मों से जो है वो लॉकडाउन सख्त किया जाता था। 3 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो सख्त लॉकडाउन होता था, जिसमें किसी भी किस्म की नकलो हरकत की पाबंदी होती थी और तमाम ट्रांसपोर्ट को भी जो है मुअत्तल किया जाता था। उसी मुनासबत से आज 21 रमज़ान मुबारक को जो है वो यौम अली की मुनासबत से भी सुबह से लेकर 3 बजे तक जो है वो सख्त लॉकडाउन किया गया और उसके साथ साथ शहर की मरकज़ी शाहराहों को जो है वो ब्लॉक किया गया। सड़कों पर जो है कंटेनर्स लगा दिए गए, पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया। रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश रहे कि लॉकडाउन की पासदारी की जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। और दूसरी जानिब जुम्मे के लिए जो SOPs दी गई और जो जुलूस के लिए जो SOPs दी गई थी या मजालिस जो बर्पा की गई शहर भर के अंदर जिनकी इजाज़त थी उन SOPs के मुताबिक मुनक्किद की गई और उसके बाद वो अपने इख्तिताम को हो गई और उसके बाद अब जो है वो जुम्मे के लिए। जावेद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। असद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं। 6 हफ्ते के लिए सब बंद कर देते तो वबाई खत्म हो जाती, तो कोई तो वजह है कि आज 182 ममालिक के अंदर ये वबा फैली हुई है। अगर ये मामला इतना ही आसान होता और ये इतनी वाज़ेह चीज़ थी और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत की गलत पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से यहाँ फैला, तो अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, UK में, फ्रांस में, भारत में, ईरान में कहीं तो ये तजुर्बा हो जाता ना। ये नहीं मुमकिन है। इस वबा ने फैलना है, हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ है। जहां पर हमने देखा है कि जरा काबू भी पाया गया है ज्यादा सख्ती करने के बाद। जैसे इस सख्ती में थोड़ी सी नरमी की गई है तो वबा ने दोबारा फैलना शुरू कर दिया है। हमने साउथ कोरिया के अंदर ये देखा, हमने सिंगापुर के अंदर देखा, आपने भी सुना होगा वुहान में दोबारा केसेस आने शुरू हो गए, चीन का वो शहर जहां से ये शुरू हुआ था। तो इस वबा के साथ हमने चलना है। अब सवाल ये है कि क्या करना है, और इसमें मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे दूं कि जो मुख्तलिफ पॉलिसियां हैं कि बहुत ज्यादा लॉकडाउन, हमारे यहाँ पे लीडर मौजूद हैं जो बहुत स्ट्रांगली इसमें यकीन रखते हैं और उनका वाकई में उनका दिल से यकीन है कि सही पॉलिसी, जैसे उन्होंने कहा लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। UK, बरतानिया की और स्वीडन का मवाजना कर लेते हैं। दोनों यूरोपियन ममालिक, दोनों अमीर ममालिक, दोनों में पढ़े लिखे लोग, दोनों के हेल्थ सिस्टम अच्छे। बरतानिया ने यह फैसला किया कि बड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू में नहीं था, शुरू में बोरिस जॉनसन जो थे उसके हक में नहीं थे, लेकिन फिर वो भी मान गए और बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया और कई हफ्तों वो लॉकडाउन चला। अब उसमें जरा नरमी की जा रही है। दूसरी तरफ स्वीडन था, स्वीडन ने कहा कि ये हम मईशत का पहिया बंद कर दें, लोगों से रोजगार छीन लें, सबको घरों पर बंद कर दें, ये ठीक हिकमत अमली नहीं है।
टारगेटेड होना चाहिए। जो हाई रिस्क एक्टिविटीज हैं उसको सिर्फ बंद करें, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है सिर्फ आप उसको बचाने की, महफूज करने की कोशिश करें, लेकिन मजबूरी तौर पर बंदिशें लगाने की जरूरत नहीं है। नतीजा आज सुबह का मैंने खुद ये नंबर्स बैठ के कैलकुलेट किए, जब से ये वबा फैली है स्वीडन में जहां पे ये हैवी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे फी 10 लाख आबादी के तनासुब से तकरीबन 350 अमवात हुई हैं। 10 लाख की आबादी पे 350 अमवात। बरतानिया जहां बड़ा हैवी लॉकडाउन किया गया, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर मौजूद है, वहां पर फी 10 लाख आबादी 500 से ज्यादा अमवात हुई हैं। तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जैसे रियाज पीरजादा साहब कह रहे थे, हवा से फैलती है, हाईली इन्फेक्शस है, इन्फ्लुएंजा से कहीं ज्यादा ये इन्फेक्शस डिजीज है, बड़ी आसानी से ट्रांसमिट होती है। वेक्टर जो है यानी डिजीज जिसने कैरी करनी है, जिसने बीमारी कैरी करनी है वो इंसान है। तो ये डेंगू तो है नहीं कि मच्छर मार देंगे तो खत्म हो जाएगा, इंसान को तो नहीं हम मारेंगे। तो इसकी वबा जो है यही वजह बनी है कि सब फैल रही है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अच्छा अगर ये नहीं खत्म हो सकती जब तक कि वैक्सीन ना कोई दरियाफ्त की जाए, उस वक्त तक हमने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो फिर क्या किया जा सकता है। और तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने जब शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ सिर्फ वबा के फैलने और उससे अमवात का नहीं है, मुझे इस बात का भी खौफ है कि जो बंदिशें लगाई जाएंगी उससे जो भूख में इजाफा होगा, जो अफलास बढ़ेगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो माशी बदहाली आएगी, खास तौर पे पाकिस्तान के गरीब की और पाकिस्तान के सफेद पोश मुतवस्सित तबके की। और ये पाकिस्तान की आबादी का कोई छोटा हिस्सा नहीं है, ये शायद जो बहुत अमीर ममालिक हैं उनका ये छोटा हिस्सा हो, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का ये 2/3 से ज्यादा हिस्सा है। जैसे कि पाई जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, उन्होंने रिसर्च जब की तो अंदाजा ये लगाया कि तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख खानदान जो है उनकी आमदनी में जो है वो या मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई या उसमें काफी हद तक कमी आई है, इस बेरोजगारी की वजह से, जो बंदिशों की वजह से आई है। तो जो हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि तवाजुन की जरूरत है, आपने अपने लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है, उनका रोजगार छीनने से भी बचाना है, उनको जो तमाम मसाइल माशी बदहाली से आते हैं उनसे भी उनको बचा कर रखना है, और साथ साथ कोशिश ये करनी है कि वबा ऐसे ना फैले कि आपका सेहत का निजाम मफलूज हो जाए। यही आपको नजर आ रहा है दुनिया के अंदर। लोग कहते हैं जी वो पीक से ऊपर नीचे आ गए थे तो इसलिए वहां पर आसानियां पैदा की जा रही हैं। पहली तो अमेरिका में ये नहीं हुआ, रशिया के अंदर ये नहीं हुआ, भारत के अंदर ये नहीं हुआ। ये तमाम वो मुल्क हैं जहां पे पीक क्रॉस नहीं हुई थी, जहां पे कई केसेस के अंदर इजाफा हो रहा था और उन्होंने आसानियां पैदा करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि उनको वो नजर आना शुरू हो गया जो इमरान खान 2 महीने पहले देख रहे थे, जो उनको नजर आ रहा था कि ये मेरे मुल्क के कमजोर तबके के साथ होना है। तो इसके बावजूद कि मिसाल सिर्फ अगर मैं अमेरिका की ले लूं कि एक दिन के अंदर तकरीबन 2500 से 3000 लोगों की मौत वाकया हो रही थी। 40 रियासतों ने अमेरिका के अंदर यह फैसला किया कि उन्होंने लॉकडाउन के अंदर नरमी करनी है और लोगों को वापस रोजगार पर जाने का मौका देना है। अब हमने यही जो हमारी सोच थी, पाकिस्तान के हमने आदादो शुमार सामने रखे, किस तरीके से पाकिस्तान में ये वबा फैल रही है उसको सामने रखा, और अपने सूरत हाल को देख के, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस बात पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई चीज यूरोप में हो रही है, बरतानिया में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, हम आंख बंद करके नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों की मदद से हम फैसले कर रहे हैं, और आपको फख्र होगा, बहैसियत कौम फख्र होगा कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड क्लास एपिडेमियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, यानी वबाई बीमारियों के अमराज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और वर्ल्ड क्लास डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उनकी मदद से हम ये काम कर रहे हैं। आगे अब हमें बढ़ना है। इसके बावजूद ये गौर से सुन लें, अगर किसी के जहन में ये क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको याद हो वजीर आजम ने अप्रैल के आखिर में खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि अगर एहतियात ना की गई तो खुदा ना खास्ता मई की 15-20 तारीख तक
ये मर्ज उधर तक पहुंच सकता है जहां ये हमारे काबू से बाहर हो जाए। अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने करम किया, पाकिस्तानियों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कबूल किया और आज वबा बढ़ गई है, केसेस बढ़ गए हैं, अमवात बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे काबू से बाहर नहीं हुए। आज भी पाकिस्तान के अंदर पिछले में 11 दिन की आपको स्पीकर साहब अगर आदादोशुमार बताऊं, पिछले 11 दिन में औसतन पाकिस्तान में कोरोना की मर्ज से लाक होकर 32 लोग हलाक हुए हैं। अफसोसनाक बात है, लेकिन फिर वही मुवाजना यूरोप में जहां हजारों लोग एक एक दिन के अंदर मौत हो रही थी, हम उससे बहुत पीछे हैं और कोशिश यही करनी है कि पीछे ही रखना है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जब मई के आखिर में पहुंचेंगे, जब जून में पहुंचेंगे, तो केसेस जितने आज हैं उससे ज्यादा होंगे। अस्पताल में जितने लोग आज हैं उससे ज्यादा हैं होंगे। बदकिस्मती से हो सकता है कि अमवात भी आज से ज्यादा हो रही हो, लेकिन आज भी फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, कोई हमारे पास शवाहिद इस वक्त मौजूद नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये वबा इतनी तेजी से आगे फैलेगी कि उसकी वजह से हमारा या तो सेहत का निजाम मफलूज होकर रह जाए या हमारी ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि यहां पर अमवात उस सतह पर पहुंच जाए जो कौम जो है उसको बर्दाश्त ना करे। ये सामने रखते हुए कि वबा ने फैलना है, हमने आगे कैसे जाना है, लोगों को रोजगार भी देना है, लोगों की माशी बदहाली जो है उसको भी हल करना है और साथ साथ इस वबा के फैलने को रोकने की कोशिश भी करनी है। तो क्या करने की जरूरत है? पहली चीज, जैसे मैंने आपको कहा, जिस पे हम काम कर रहे हैं कि इस वबा की प्रोजेक्शंस, डिजीज प्रोजेक्शंस क्या हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो एपिडेमियोलॉजिस्ट, वर्ल्ड क्लास डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स के साथ कल भी हमारा उनके साथ बड़ा तफसीली जायजा हुआ। उसको सामने रखते हुए फिर हम ये देखते हैं कि हमारे सेहत के निजाम के अंदर और बेहतरी करने की क्या सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। इसी को सामने रखते हुए अभी तक भी काम हुआ हुआ है। मैं सिर्फ अगर आपको एक चीज की मिसाल दे दूं कि हमारे यहां सिर्फ 2 लेबोरेटरीज थी पाकिस्तान में मार्च के वस्त में, उसके बाद 4 हो गई थी जो कोरोना का टेस्ट कर सकती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 70 लेबोरेटरीज हैं पाकिस्तान में जो ये टेस्ट करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट भी मौजूद है और उनके पास लोग भी मौजूद है। 15 मार्च को 473 टेस्ट किए गए थे पाकिस्तान में, आज 13,500 टेस्ट किए गए हैं, 13,500 से ज्यादा। मैं मुतमईन नहीं हूं, हमें इससे भी ज्यादा बढ़ाना है। इसी तरीके से एनडीएमए को हिदायत दी गई थी कि आपने वेंटिलेटर्स खरीदने हैं। हम आगे तैयारी करना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि वेंटिलेटर ज्यादा बढ़ जाए, तो हमने 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स, उसमें से कोई तकरीबन 200 के करीब आ चुके हैं, बाकी जो है पाइपलाइन के अंदर है। 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स का इजाफा किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे नादिर चीज जो हमारे सेहत के निजाम के अंदर है वो वर्कर्स हैं, वो सेहत के वर्कर्स हैं जिन्होंने इस बीमारी का मुकाबला करना है, जिन्होंने अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की देखभाल करनी है। तो 2 प्रोग्राम लॉन्च किए जी हुकूमत ने। एक में 1 लाख सेहत के वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हसद उमर इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।